अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकलने का ऐलान करते हुए कहा है कि उनका मकसद ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना था, जो कि हासिल कर लिया गया है। ईरानी सदर ने भी जंग खत्म करने पर मशरूत आबादगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर उन्हें जमानत दी जाए कि ये तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं होगा तो ईरान भी जंग खत्म करने के लिए तैयार है। अमरीकी सदर के ईरान जंग से निकलने के ऐलान पर दुनिया समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी आलमी सतह पर पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के असर से आवाम को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और इस सिलसिले में उन्होंने वजारत ख़जाना को हिदायत जारी की हैं कि पेट्रोलियम लेवी का मामला IMF के साथ उठाया जाए। एक तरफ वज़ीर आज़म जहां पेट्रोलियम पर आयद लेवी के लिए भी IMF से रुजू करने की हिदायत दे रहे हैं और चाहते हैं कि लेवी कम करके आवाम को रिलीफ पहुँचाया जाए, वहीं खैबर पख्तूनख्वा से खबरें आ रही हैं कि उनके बैनुल अक़वामी कर्ज़ों में हर माह तकरीबन 5.5 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 6 माह के दौरान कर्ज़ की मद में 33.5 अरब रुपए के इजाफे के साथ खैबर पख्तूनख्वा का मजमूई कर्ज़ बढ़कर अब 810 अरब पर पहुंच गया है। दूसरी तरफ आज वफाकी आईनी अदालत में बानी PTI रिहाई फोर्स की तश्कील के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एक अहम समाअत हुई, जिसमें सवाल उठाया गया कि रिहाई फोर्स की तश्कील कानून और आईनी हदूद से मुतसादम हो सकती है, इसलिए ऐसी किसी भी फोर्स की तश्कील से रोका जाए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए करार दिया कि हुकूमत इस मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या काबीना की जानिब से ऐसी किसी फोर्स की तश्कील की इजाज़त दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि काबीना की जानिब से ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी गई। वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सज़ा याफ्ता अफराद के लिए ऐसी फोर्स की तश्कील पर संजीदा कानूनी सवालात उठते हैं। वफाकी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि इस मामले में किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी ना हो। वफाकी आईनी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर 10 दिनों में जवाब तलब करके समाअत मुलतवी करती है। आज अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं अहम मामलात पर बात करेंगे, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रहे हैं जी परवेज़ अंदेला साहब, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इब्राहिम खान साहब हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। और जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नुमाइंदगी मिलेगी हम उनको भी रूबरू कराएंगे, लेकिन आगाज़ कर लेते हैं। परवेज़ अंदेला साहब, सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग अप और मुझे लग रहा है कि काफ़ी अरसे के बाद एक अच्छी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि जंग ख़त्म होने जा रही है कुछ दिनों में, और लेकिन ये मशरूत है। और मशरूत इस तरह से है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जी 2-3 हफ्तों में काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम तो बेसिकली ईरान को जौहरी हथियार से रोकना चाहते थे और जो हमारा मकसद था वो हासिल हो गया। ईरानी सदर जो हैं वो दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि जंग बिल्कुल ख़त्म हो सकती है इस सूरत में कि अगर ये यकीन दहानी कराई जाए कि दोबारा इस तरह की हरकत नहीं होगी। तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि अगर गारंटी दे दी जाती है और जंग ख़त्म हो जाती है तो ख़ित्ते की टेंशन भी जो है वो सेटल हो जाएगी और उसके नतीजे में जो पेट्रोलियम को लेकर के बहुत ज़्यादा इशू बना हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बिनश देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कहना चाहिए कि जंग ख़त्म होने के करीब है और इसके पीछे बैक एंड पे जो चीज़ें चल रही हैं या बैक एंड पे चीज़ें जो चल रही थी, ये उसकी वजह से ख़त्म होने जा रही है। ज़ाहिर है वो जो सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एक आध हफ्ते के अंदर अंदर हम लोग अपनी जंग ख़त्म कर देंगे, जहाँ तक उन्होंने ऐलान करने हैं वो उनकी मजबूरी है। ज़ाहिर है उनका एक वोटर है, अमेरिका में अपने वोटर को उन्होंने बताना है कि उन्होंने जो अचीव करने, वो ये तो नहीं कह सकते कि नाकाम हुए हैं, वो ये तो नहीं कह सकते कि जो ईरान है उसने हमें दिन में तारे दिखा दिए हैं, वो ये तो नहीं कह सकते उसने हमारे इत्तेहादियों का भुरकस निकाल दिया है, वो ये भी नहीं कह सकते कि हमारा जो बड़ा इत्तेहादी है जिसके लिए जंग हमने शुरू की, जो हमारा लेपालक बच्चा है, उसकी ऐसी की तैसी होगी। ऐसा कुछ तो वो ज़ाहिर है सदर ट्रंप नहीं कहेंगे ना, वो तो यही कहेंगे कि हमने जोहरी हथियार भी ख़त्म कर दिए, उनकी बहरी फ़ौज भी ख़त्म कर दी, ये सारा कुछ वो कहेंगे। लेकिन एंड ऑफ डे पे जंग से वो अब मतलब भागना चाहते हैं। जहाँ तक ईरान की बात है, देखें दुनिया इस वक्त ईरान की बहादुरी की तारीफ कर रही है कि उन्होंने तन तनहा ये जंग लड़ी है। बेशक उसके इत्तेहादी उसके साथ थे, उसके पीछे खड़े थे बहुत सारी जगहों पे,
और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का किरदार जो है मेरे ख़्याल में इसमें ये तारीख़ी तौर पे याद रखे जाने वाला था। ये खित्ते की जंग नहीं है, ये दुनिया की जंग थी। देखिए ना, इससे खित्ता थोड़ी मुतासर हुआ है, हाँ। इससे तो यूरोप मुतासर हो रहा है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ 70-80 सेंट यूरो सेंट, जो 2 ढाई 300 रुपया बनता है, पेट्रोल महँगा हो चुका है जब से जंग शुरू हुई है। बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में ये डबल प्राइस इसकी हो चुकी हुई है। तो ये खित्ते की नहीं, ये दुनिया की जंग है। और सबसे जो अहम चीज़ है जो पाकिस्तान ने रोकी है वो ये है कि खलीजी ममालिक और सऊदी अरब को रोका है। और ईरान को, ज़ाहिर है ईरान ने वहाँ पर जो अपने मिसाइल हमले किए हैं, ईरान का यही कहना है कि वहाँ पर जो अमरीकी तनसीबात हैं या जो अमरीकी वहाँ पर अड्डे हैं, उन पर हमला किया है। और वो ज़ाहिर है, अब देखें यूएई के पास भी अपने हथियार हैं, उनके पास भी अपने फ़ौज है, और सऊदी अरब के पास भी एक तगड़ी फ़ौज है। अगर वो चाहें या अगर वो चाहते थे कि वो भी इसका जवाब दें, लेकिन ये पाकिस्तान की दूरअंदेशी है कि दोनों मुल्कों को साथ लेके चलें, और ये नहीं कुछ होने दिया। बहुत सारे ऐसे ममालिक की ख्वाहिश थी कि ये जंग खलीजी ममालिक और ईरान के दरमियान शुरू हो जाए, फिर वो इसमें से दरमियान में से निकल जाएँगे और फिर वो हथियार बेचेंगे खलीजी ममालिक को। तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी अच्छी खबर है, और पाकिस्तान अपने टारगेट में बहुत हद तक कामयाब हुआ है, बहुत क्लोज़ है। चाइना को इसमें ले आना, और ये जो मुज़ाकराती अमल है जिसमें मिस्र, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब था, उसमें अगर चाइना भी इन्वॉल्व हो गया तो एक बड़ी ज़िम्मेदार ताकत है। और अगर कहा जा रहा है कि गारंटी के तौर पर दोनों तरफ, और जो सही चाइना बात का है। नुकसान है वो ज़ाहिर है चाइना क्लेम कर सकता है। आबनाए हरमुज़ जो है वो मेरे ख़्याल में इस वक़्त दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर अब देखना ये है कि ईरान उसको कैसे लेके चलता है, क्योंकि सदर ट्रंप तो कह चुके हैं मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है। जिनका मसला है, जिनका तेल वहाँ से आता है, वो जाके उसको खुलवा लें, मैं तो इसको खोले बगैर भी जंग बंद कर सकता हूँ। तो मिली-जुली हैं चीज़ें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जंग जो है अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर-अंदर ख़त्म हाँ, होती तो नज़र आ रही है। बस अब जो देयर हैज़ टू बी अ शराइत हैं। स्टॉप बटन टू इट, एब्सोल्युटली सर, पॉइंट आ गया। लेकिन अभी अभी आपने अपने कमेंट्स में जिक्र किया, जो कि राइटली सेड, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, कि पाकिस्तान ने जो अपने अहदाफ रखे हुए थे या जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि सफारती चीज़ों को लेकर के चलेंगे, सफारती तौर पर पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। और इस खत्ते की टेंशन में भी पाकिस्तान का किरदार एक बहुत ही मेच्योर, एक बहुत ही डिपेंडेबल कंट्री की तरह जो है वो बन करके उभरा है। लेकिन अब एक और मसला है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वजारत ख़जाना को ये हिदायत जारी की है कि वो IMF के साथ बैठें और उनके साथ जो पेट्रोलियम लेवी है उसका मामला उठाएं, क्योंकि अगर मज़ीद 2-3 हफ्ते लगेंगे इस जंग को ख़त्म होने में, तो पेट्रोलियम मसनूआत की जो बढ़ती कीमत है उसके ऊपर पाकिस्तान का रोक लगाना मुश्किल है। हालांकि मैं कल भी डिस्कस कर रही थी, वी ऑल नो कि 2-3 बार जो है समरी भेजी गई इंक्रीज़ की, फर्दर इंक्रीज़ की, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोके रखा। हैवन सेड दैट, अगर वो कहते हैं कि जी लेवी कम हो जाए तो उससे जो अवाम है वो मज़ीद महंगा पेट्रोल लेने से महफूज रह सकती है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सिफारती तौर पर भी अपनी वो रेपुटेशन बना चुका है कि IMF पाकिस्तान की इस दरखास्त को मान लेगा इन द प्रेजेंट सिनेरियो? मेरे ख्याल में ज़रूर मान लेगा। अभी आपने ये कहा ना कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में अपनी एक अहमियत बना चुका है, और इस वक़्त दुनिया का कोई मुल्क, कोई अदारा ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान के पॉज़िटिव रोल को एप्रिशिएट नहीं कर रहा। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बड़ी उम्मीद है कि IMF इसको समझेगा, और कुछ देर के लिए, जब तक ये मामलात बेहतर नहीं होते, लेवी कम करने की, मतलब कि आपको वहाँ से ऐसे मतलब आपका कोई मायदा हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ बिनेश, वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के उस दौर में वज़ीर आज़म हैं जब मुश्किल तरीन वक़्त से पाकिस्तान गुज़रा है। चाहे वो हाँ, मार्का हक़ हिंदुस्तान के हमारे साथ जंग हो, और उसके बाद हमारा सफ़ारती सफ़र शुरू होने वाला। इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको अस्करी क़यादत की तरफ से जो अस्करी सफ़ारतकारी का साथ मिला है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। चाहे वो जंग का मामला हो, चाहे ये मामला हो, ₹50 जो हैं वो आप ये समझें कि बिल्कुल ना होने के बराबर पेट्रोल बढ़ा है। और 3 दफ़ा समरी आई है, ढाई-ढाई 3-3 100 की। अगर आप इन्हीं चीज़ों को ले लें कि दुनिया भर में जिस एवरेज से पेट्रोल बढ़ रहा है, अगर उसमें भी बढ़ता तो पाकिस्तान का पेट्रोल अब तक डबल हो चुका। तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को और उनकी पूरी टीम को, और अभी भी वो कोशिश करेंगे ना बढ़ें। लेकिन मैं एक ज़रा आपको एडवांस में एक बात और बताता जाऊँ, जी। अगर किसी जगह पे ऐसा करना पड़ता है, तो मुझे बड़ा यकीन है कि पाकिस्तानी कौम जितनी ज़िम्मेदार हो चुकी है मार का हक के दरमियान, और अभी जितनी ज़्यादा ज़िम्मेदार कौम पाकिस्तानी कौम एक बन चुकी है, वो इसको समझेगी, अंडरस्टैंड करेगी कि ये शहबाज शरीफ साहब या हुकूमत की तरफ से नहीं हुआ, ये एक आलमी अलमिया है। पूरी दुनिया इस क्राइसिस से गुजर रही है। जहाँ तक देखें ना, अब स्कूल में कहा जा रहा था कि छुट्टियाँ की जाएँ, लेकिन पंजाब के स्कूलों में देखें, राणा सिकंदर साहब वज़ीर तालीम है, वो डट गए हैं। एक दिन मज़ीद छुट्टी का बढ़ाया गया, जुमे को स्कूल खोले गए हैं, हालाँकि कहा गया था स्मार्ट लॉकडाउन। चारों वज़राए आला ने उस पे कहा है जी लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, स्मार्ट
देखिए कौम जिम्मेदारी के साथ लेके चल रही है। अगर 60% हुकूमती गाड़ियां घर खड़ी हो सकती हैं, वज़रा की 2 महीने की तनख्वाह जो है वो रिलीफ फंड में जा सकती है किफ़ायत जारी में, और वज़रा जो हैं वो अपने प्रोटोकॉल के बजाय एक गाड़ी पे जा सकते हैं, तो अवाम भी पूरा-पूरा साथ दे रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल वक़्त से हम ज़रूर निकलेंगे। हुकूमत मसरूफ़ है, इस पे हुकूमत के सही है। साथ-साथ मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी अवाम को भी एप्रिशिएट करना चाहिए। अभी देखें कि एब्सोल्युटली। पूरी मान पूरी लिया, दुनिया मान में लिया। ये क्राइसिस चल रहा है, संदेला लेकिन साहब, मैंने आपकी सारी बात मान ली, या पता नहीं इब्राहिम खान साहब ने मानी कि नहीं मानी, क्योंकि तारीफ वो जो कि आपकी ऑपोजिशन भी करे। तो आज एक बहुत बड़ा टेस्ट है आपके लिए कि आज आपकी ऑपोजिशन जो कि पीटीआई है वो आपकी तारीफ करती है कि नहीं करती। इब्राहिम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एक तो ज्वाइन करने के लिए। तमाम आपको आउटलुक मिल चुका है, नून लीग की क्या स्टैंडिंग है, क्या सोच रही है, कितनी कॉन्फिडेंट है। तो तारीफ तो बनती है सर, आपको नहीं लगता कि आज आपको तारीफ करनी चाहिए और शुक्रिया भी अदा करना चाहिए संदेला साहब और उनकी पार्टी का कि इतने ऐसन तरीके से उन्होंने इस क्राइसिस की सिचुएशन को संभाला है। पेट्रोल मुतअद्दिद बार समरीज भेजी गई, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा नो, अब और मैं नहीं बढ़ा सकता, नो अब नहीं बढ़ाऊंगा, कोशिश की कि ना बढ़े। तमाम मुल्कों के अंदर, दीगर ममालिक में जिस तरीके से पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई, पाकिस्तान के अंदर हमने ऐसा मंजर नहीं देखा। उल्टा पाकिस्तानियों ने 25% जायद पेट्रोल का इस्तेमाल किया है। तो ये तो गवर्नमेंट की बेहतर और कामयाब तरीन किस्म की मैनेजमेंट ही है ना इस क्राइसिस सूरत हाल में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि खुदा करे, जैसे ये कह रहे हैं कि ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंचे, क्योंकि जो साहब का रिकॉर्ड आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, उनकी किसी बात पे भी यकीन करना जो है, वो कहते कुछ है, बल्कि हमारे इस नेगोशिएशन में हमारी पाकिस्तान के आने से पहले जो भी ममालिक उसमें शामिल हुए तो उन्होंने उन पे भी स्ट्राइक्स कर दी थी, और वहाँ पर कुछ लोग शहीद हो गए थे। तो खुदा करे कि ऐसा ही हो। मैं समझता हूँ अभी तक जो मामलात है इसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया है, और उसमें जिस डेडिकेशन के साथ, जिस विजडम के साथ और जिस कमिटमेंट के साथ वो इन मामलात को देख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क है जो उसमें मैक्सिमम इफेक्ट होगा अगर इससे भी हालात मजीद ख़राब होते हैं तो। अगर नहीं, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के स्टैब्लिशमेंट का जो है वो उसको सराहना चाहिए कि उन्होंने बड़ी दानिशमंदी के साथ इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी अपने साथ इंगेज किया है। और खुदा करे कि ये जो एक अग्रेशन हुआ है ईरान पे, और ये लॉलेसनेस हुई है, गैर कानूनी तौर पे लोगों के, मुल्कों के सदूर को उठा लेना, किसी की जहां मर्जी आए चढ़ दौड़ना, ये इंटरनेशनल लॉ की शेयर वायलेशन है। तो इससे जितना जल्दी ट्रम्प साहब पीछे हट जाएं, बल्कि अब आपको मैं बताता हूं कि अमेरिका के अंदर मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है वो उनके इस इकदाम की शदीद मजम्मत कर रही है। ठीक है, कल जारी भी वहां पे रखिएगा तकरीबन इब्राहिम खान साहब, जारी रखिएगा। हमें तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी से, उनको ज़रा मैं खुशामदीद कहती। आप अपना कमेंट जारी रखिएगा, जैसे आपका कमेंट खत्म होगा फिर हम उनसे सवाल करेंगे। वार्म वेलकम तैमूर साहब ज्वाइन करने के लिए। जी इब्राहिम खान साहब। जी, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कल भी को तकरीबन 8 मिलियन लोगों ने जो है वो, उनकी 50 स्टेट्स हैं अमेरिका की, तो 8 मिलियन लोगों ने स्ट्रीट्स पे निकल के इसके खिलाफ एहतजाज किया। पूरे यूरोप के ममालिक जो हैं वो इसके खिलाफ हैं कि ये गैर कानूनी है, और जितने भी इंटरनेशनल लॉज, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हैं उसके खिलाफ ये इकदाम उठाए गए हैं इसराइल के साथ मिलके, और विदाउट एनी प्रोवोकेशन ईरान पे हमला किया गया। अब वो देख रहे हैं कि वहाँ पे जो इस वक्त पोजीशन है अबनाए हरमस की, तो वो वहाँ पे 50,000 लोगों के साथ या 50,000 मरीन्स को ला के वो वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। वहाँ पे देखिए 9 करोड़ लोगों की आबादी है, और बड़े गैरत वाले और बड़े मुत्तकी और अकीदे वाले, स्ट्रॉन्ग अकीदे वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है। वो जिंदगी देखें आप, खामनाई साहब शहीद की देखें उठा के, कि उन्होंने, उनको कहा गया कि आप बंकर्स में जाएं तो उन्होंने रिफ्यूज किया। उनका बाकी आपने पूरे ईरान को बंकर्स दे दी हैं तो मैं भी चला जाता हूं,
वरना मेरी जान को ज्यादा अजीज नहीं है। और उन्होंने कुरान पढ़ते हुए शहादत कबूल की, लेकिन अपनी आवाम के और अपने असूलों पे डटे रहे। और आज ईरान ने पूरी दुनिया पे साबित कर दिया है कि वो साबित कदमी के साथ खड़े भी हैं। बेशक इन्होंने नुकसान उनका कंपैरेटिवली ज्यादा किया है, क्योंकि इनके इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी, एमुनेशन की अवेलेबिलिटी, इनकी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी। इसमें एक चीज आपको देखनी पड़ेगी कि पहले जो दुनिया के जितने भी जंगें हुई हैं, तो किसी को ज्यादा किसी से कम, लेकिन वो जो जंग का तरीका कार था वो तकरीबन सबका एक जैसा था। ईरान ने दुनिया में पहली दफा बगैर एयरफोर्स के, बगैर आर्म फोर्सेस की एडवांसमेंट के, बगैर नेवी के, उसके इन्होंने एक ऐसा तरीका कार जंग का अपनाया है जो कि आने वाले वक्त में ये आपकी जो है बुक्स में आर्मी की और ये जो जंगों की बुक्स में ये पढ़ाया जाएगा कि ये जो तरीका ईरानियंस ने निकाला है और जिस सोफिस्टिकेशन के साथ उन्होंने उसको कामयाबी के साथ उस पर अमल दरामद किया है, वो एक अपनी मिसाल आप है। जैसे इराक की जंग में आपको याद होगा कि पहले जंगें होती थी ग्राउंड पे, जो है वो वहां पे मकसद एडवांसमेंट होती थी। तो इन्होंने इराक में पहली दफा फजाइया की बर्तरी को साबित करके और बम्बार्डमेंट करके एक नया जो था दे दिया था जंग का तरीका। अब ईरान ने दुनिया को एक नया तरीका बता दिया है कि आपकी आर्मी और आपकी एयरफोर्स और आपके नेवल के बावजूद भी है, अगर आप डिटरमेंट है और आपके पास नॉलेज है और आपके पास इक्विपमेंट है, तो आप उनको शिकस्त दे सकते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने है जो उन्होंने साबित कर दिया है। तो ये जंगों की हिस्ट्री में बड़ी एक, मैं समझता हूँ, एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और मैं एक और इसी से रिलेटेड एक चीज कहना चाहता हूँ जी कि जी। जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी डेडिकेशन, पूरी विजडम के साथ और कॉम्पिटेंस के साथ ये मामलात जो है इंटरनेशनल उसके साथ उठाए हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो अगर इसी तरह अपने मुल्क के अंदर भी बैठ के मामलात को पॉलिटिकली सेटल कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के बड़ी लिए अच्छी भी बात ये है। एक बहुत बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट जाएगा कि सिर्फ इंटरनेशनली नहीं, अच्छी हमें बात है। डोमेस्टिकली भी जो इसी है पर अब प्रोग्राम के अगले हिस्से में बिल्कुल बात करते हैं। तैमूर तालपुर साहब, इंटरनली मैटर को, इंटरनली पॉलिटिकल मैटर्स को सेटल करने की बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। इंटरनेशनली जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, खित्ते की टेंशन चल रही है, उसमें पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान के इक़दामात को आप कैसे देखते हैं? पहले तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए, और फिर ये जो इब्राहिम खान साहब बात कर रहे हैं सेटल डाउन करने की, इंटरनल पॉलिटिक्स की, इस हवाले से भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, पहले तो मैं समझता हूँ कि इस जंग में जो है दुनिया ने ये देखा है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क होने के साथ साथ एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होते हुए एक बहुत ही अहम जगह पर खड़ा हुआ है। और जिस तरह से पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है और पाकिस्तान इस जंग बंदी की तरफ जाने में एक अच्छा किरदार अदा कर रहा है, उसके साथ साथ मैं समझता हूँ ये टाइम है जब पीटीआई को भी होश के नाखून लेने चाहिए और अपना कम से कम अभी तो ये क्रिटिकल सिचुएशन, ये दुनिया के जो हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं, महंगाई, ऑयल के इश्यूज, आपकी गैस इश्यूज, तो मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि पीटीआई की लीडरशिप इस चीज को सीरियसली लेगी, पर मैं समझता हूँ लेना जरूर चाहिए। और ये वक्त है कि वो प्रूव करें कि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बर्बादी नहीं चाहते, वो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो इन बुरे वक्तों में, इन क्राइसिस के टाइम पर वो ये प्रूव करें, ये शो करें कि वो इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ग्लोबली एक बड़ी अच्छी जगह पर खड़ा हुआ है और पाकिस्तान में सारी ताकतें जो हैं, जितनी पोलिटिकल फोर्सेस हैं, उन सबको इकट्ठा खड़ा होना चाहिए और बेहतरी की तरफ काम करना चाहिए। राइट, एब्सोल्युटली। ये जिस तरीके से संदेला साहब, तैमूर तालपुर साहब ने भी कहा कि एक बड़ी ही प्रोग्रेसिव सोच रख करके आगे बढ़ना है, तो तभी पाकिस्तान भी और खत्ते की जो टेंशन है वो सॉल्व हो सकती है।
लेकिन जो अंदरूनी मामलात हैं जिसकी तरफ इशारा इब्राहिम खान साहब भी कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है, लेकिन अलाउ करें कि एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, फिर हम इसके बारे में आके डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात, और आज सीधी बात में मेरा साथ दे रहे हैं वेरी ऑनरेबल परवेज संदेला साहब, मेरा साथ दे रहे हैं इब्राहिम खान साहब, एंड ऑफ कोर्स तैमूर तालपुर साहब मेरे साथ बने हुए हैं। परवेज संदेला साहब, इब्राहिम खान साहब जो हैं बड़े विलिंग लग रहे हैं कि इसी तरह पॉलिटिकल मैटर्स को भी सेटल डाउन करें, जिस तरह से पाकिस्तान लीड ले रहा है सफारती महाज पर, पाकिस्तान इंटरनेशनली इस ग्लोब के ऊपर शाइन कर रहा है, राइज एंड शाइन वाली सिचुएशन है उसकी। तो क्या ही अच्छा हो कि इंटरनल मामलात को भी जो है वो आप ठीक तरीके से हैंडल करें, और ठीक तरीके से हैंडल करने का मतलब इब्राहिम खान साहब के मुताबिक यही है कि इनको अकोमोडेट करें। इस बात पे तो मैं भी इब्राहिम खान साहब के साथ बिल्कुल इसी पेज पर हूँ, लेकिन उसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। देखिए खान साहब जो है ना, वो अब मुझे काफ़ी कि पिछले अच्छा, अरसे से मुझे कि खान साहब को जी, नहीं जी, मैंने कहा जी कि इमरान खान साहब जो है ना, वो पिछले अगर आप देखें 2-3 महीने से बड़े अच्छे मतलब के बन के रह रहे हैं। उनकी तरफ हाँ से कोई ऐसी चीज़ें नहीं आई जा रही, या मतलब उनका ट्विटर हैंडल जो जिस तरह के यूज़ हुआ करता था, इस तरह हाँ यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये तो मेरी भी ख्वाहिश है कि अगर वो अच्छे बच्चे बन गए हैं, तो उनको जो रिलीफ़ दिया जाए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो उनकी बहनें हैं, उनको कौन समझाए? आप ये भी देखिए ना कि वो बाहर जिस किस्म की गुफ्तगू कर रही होती हैं, क्या वो रवैया है? फिर उसके बाद जो उनके अब देखें ना, उनके जो वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी साहब हैं, जो इस टारगेट पे आए थे, या उनको इसलिए लाया गया था कि गंडापुर की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, वो बंदे इकट्ठे करके इस्लामाबाद पर हमला नहीं कर रहा। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ये काम करेंगे, उनसे भी ये काम नहीं हो रहा। कोशिश वो कर रहे हैं, कभी रहाई फ़ोर्स, कभी दोहाई फ़ोर्स, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी में कुछ समझदार लोग हैं, अभी खान साहब जो हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की उन्होंने। आप बैरिस्टर गौहर साहब नहीं, को लेकिन देखें, लेकिन लेकिन उन्होंने सर कल एक कहा मिनट है एक कि मिनट, अगर सुहेल आफरीदी साहब से भी पूछताछ हो रही है ना। वफाकी आईनी अदालत ने सुहेल आफरीदी साहब से रिहाई फोर्स की तश्कील पर 10 दिनों के लिए जवाब तलब कर लिया है, और अगर उनके सामने भी वो यही बातें करते हैं जो कि वो पब्लिक के सामने करते हैं, जो मीडिया के सामने करते हैं, तो फिर तो पता नहीं क्या ही बनेगा उनका। नहीं, वो हाथी को दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। वहाँ जाकर ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, वहाँ जाकर वो बड़ी अच्छी बातें करेंगे। ये बातें जो है ना, वो उन्होंने जो वो समझते हैं कि अभी भी कुछ लोग उनके साथ हैं पाकिस्तान में, हालाँकि वो उनका वोटर से लेकर उनके चाहने वाले और उनसे प्यार करने वाले सारे अपनी-अपनी जगह पे सेटल होके बैठ गए हैं, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि मौजूदा हुकूमत कारकर्दगी दिखा रही है। जो-जो वादे या जो-जो इमरान खान साहब ने किए थे, अब कारकर्दगी वो मौजूदा हुकूमत पूरे कर रही है। चाहे वो पंजाब की हुकूमत हो, घर बनाने के वादे हों, चाहे वो नौकरियाँ देने के वादे हों, चाहे वो साफ-सफाई से हों, चाहे वो जराइम के खात्मे के हों, चाहे वो महंगाई कम करने के हों, चाहे वो रमज़ान बाज़ार हों, वो सारे वादे जो इमरान खान साहब किया करते थे, ख्यालों में प्यालों पुलाव पकाया करते थे, वो तो अब इस मौजूदा हुकूमत पूरे कर रही है। तो अवाम को क्या चाहिए? अवाम को यही चाहिए, इमरान खान साहब से जिसको दिली मोहब्बत है, वो इमरान खान की मोहब्बत में निकल सकता है। लेकिन आप ये देखें कि उनकी बहन 10,000 बंदा हाथ जोड़कर तरला कर कर कहती है कि 10,000 बंदे डाला के बाहर आए, लेकिन आपको वहां पे 10 बंदे नहीं मिलती। वो दोनों तीनों बहनें होते हैं, साथ उनका स्टाफ होता है, और 15-20 यूट्यूबर होते हैं। इसके अलावा बता दें मुझे वहां पे कोई आता है, तो लोग तो अब भूल चुके हुए हैं। और यही वजह है कि खान साहब जो है ना, वो भी चीजों को सेटल डाउन करना चाहते हैं। और मेरा भी ख्याल ये है कि जहां आप पूरी दुनिया के मामला सेटल डाउन करा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो जाए। मैं देखें एक बात बताएं, ये जो अचक जई साहब हैं या अलामा राजा नासर साहब है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब आए, क्योंकि जाहिर है उनकी जगह पे वो रोल अदा कर रहे हैं। उनकी जगह पे जो सहूलतें मिलनी चाहिए, गाड़ियां मिलनी चाहिए, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, उनको मिल रहा है। तो वो क्यों चाहेंगे कि इमरान खान साहब बाहर आ जाए? बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, वो इस पार्टी को लेकर जिस तरह चल रहे हैं, आप देखें कल उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान साहब के बच्चे जो हैं, कोई वो जीएसपी प्लस वाली जो बात हो रही थी, अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम इमरान खान के बच्चों के साथ नहीं है, बल्कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है। ये है वो सोच जो एक जमहूरी पार्टी के सरबराह की होनी चाहिए, चेयरमैन की होनी चाहिए, जो बैरिस्टर गौहर साहब लेके चल रहे हैं। तो अगर इसको लेके चलें तो मेरे ख्याल में मामलात बेहतर होने चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश है, एक सियासी कारकुन होने के नाते बहुत बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब कौमी धारी की सियासत में वापस आए। ये जो इंतशार वाली सियासत है, 9 मई वाली, 26 नवंबर वाली, इससे बाहर निकलें और अपना किरदार अदा करें इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की में। अगर दुनिया पाकिस्तान की इज्जत कर रही है, दुनिया पाकिस्तान को बड़ा बनाकर पेश करे, तो इमरान खान साहब इसमें शामिल हो जाएं, इसमें उनकी इज्जत का इजाफा होगा। लेकिन अगर वो उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे, तो वो फिर आपके सामने ही क्या होना है या क्या हो रहा है। अपनी बेगम को भी रिलीफ मिलेगा, खान साहब को भी रिलीफ मिल सकता है, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इब्राहिम भाई से बिल्कुल इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ। राइट, इब्राहिम खान साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, लेकिन इन्होंने एक कारकर्दगी की बात की। ये बात फैक्ट है कि कारकर्दगी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, अवाम परफॉर्मेंस देखती है। अब एक ही खबर है जो कि मैं आपके सामने शेयर करती हूँ, ताज़ा तरीन खबर, बाकी खबरें तो एक साइड पर।
और खैबर पख्तूनख्वा से जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बैनुल अक़वामी कर्ज़ों में आपके हर महीने इजाफा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर अलोन जो कर्जा है वो 810 अरब तक पहुंच गया, 5.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। और इतना बड़ा कर्जा मतलब कि मेरा तो कैलकुलेटर ही फट जाएगा, मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने अरब में जीरो कितने होते हैं। 810 अरब रुपए का। अब पूछना ये है कि अगर ये कर्जा इसलिए बड़ा है क्योंकि अवामी जो स्कीम्स हैं उन पर काम हो रहा है, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम हो रहा है, अवामी मंसूबे बन रहे हैं, तो ठीक है। अगर ऐसा है तो ज़रूर मुझे अवामी मंसूबे भी बताइए कि कौन कौन से हैं जो बन रहे हैं। लेकिन अगर अवाम के लिए भी काम नहीं हो रहा और फिर भी कर्जे में इजाफा हो रहा है तो ये तो बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। मुझे आप ये बताइए कि कोई भी सूबा बगैर फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के, बगैर फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के किसी बैरूनी कर्जे की, जिस तरह IMF है या वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है, किसी भी बैंक से बगैर फेडरल गवर्नमेंट की इजाजत के ये एक तो कर्जों के लेन देन के मामला नहीं हुआ करते। एक आप अगर उठा के देख लें, जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गवर्नमेंट छोड़ी है 2022 अप्रैल में, उसके बाद उस वक्त जो फॉरेन डेट आपका था उसको आप उठा के देख लें, और आज इस वक्त आपके मुल्क पे जितना फॉरेन अपना डेट जो है आपके ऊपर है, तो ये तो चीखे निकाल देने वाला मसला है। लेकिन देखिए, इसमें बड़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। ये जितने भी मामलात हो रहे हैं, मैं किसी एक पे डालूं या किसी दूसरे पे डालूं, ये जब तक आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं होती और आपकी पॉलिसीज कोई वो बनाता है जिसका इंटरेस्ट ही यही है कि पाकिस्तान को आप उन्होंने फाइनेंशियली तरक्की नहीं करने देनी, तो फिर हम ऐसे ही हालात में गुजरते जाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए। हमारी फॉरेन पॉलिसी, एक मिनट सर जी, फॉरेन पॉलिसी की ही तो बदौलत अमेरिका तारीफ कर रहा है, फॉरेन पॉलिसी की ही बदौलत तो जो पूरा पाकिस्तान है उसका नाम चमक रहा है कि जी बड़ी जबरदस्त सिफारतकारी हो रही है। आप मेरी बात सुने, उसकी तारीफ करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमीद गुल मरहूम ने फरमाया था, जब दुश्मन आपकी तारीफ शुरू कर दे तो समझ लेना कि आपका काम गड़बड़ हो रहा है। उसमें हमें उसको नहीं देखना चाहिए, हम अपनी इंटरनल वो बात कर रहे हैं। जब आपको ईरान 20 से 30 रुपए पर लीटर डीजल और पेट्रोल देने के लिए तैयार है, आज 15 से 20 साल होने वाले हैं, 10 से 15 साल कि उन्होंने आपके डोर स्टेप पे ला के वो जो है गैस पाइपलाइन रखी हुई है, हम वो भी नहीं ले सकते। नहीं क्या जी, वो हमने नहीं लेना क्योंकि हमें जो है जी वहां से अमेरिका से इजाजत नहीं है। आज जब अमेरिका खुद फंसा उस मामले में, तो उसने कहा जी अब ईरान को इजाजत है जी जिसको मर्जी तेल बेचे, हम क्यों नहीं वो तेल ले सकते उनसे सस्ता, और वो लेके जब हम आपका तेल सस्ता होगा, आपकी इंडस्ट्री के अखराजात कम हो जाएंगे, आपके पूरे मुल्क के मामलात जो है, आपकी इकोनॉमी रिकवरी की तरफ आ जाएगी। आप देखें वो कदम उठाएं, पाकिस्तान हम सबका है, और पाकिस्तान के लिए वो इकदाम उठाएं जिसमें बेस्ट इंटरेस्ट हो लोगों की, एक आम आदमी का। इस वक्त जो महंगाई की वजह से, चाहे उसके मुहर्रकात कोई भी हैं, जो जितनी महंगाई की वजह से लोग पिस रहे हैं, यकीन मानिए कि वो गुर्बत की सतह से नीचे जो लोगों की तादाद चली गई है वो तकरीबन 46-47% पे चली गई है। हम उसकी मेन वजह ये, ना तो पाकिस्तान में किसी चीज की कमी है, ना अपॉर्चुनिटी की, ना वसाइल की, लेकिन अगर हम उन वसाइल को यूटिलाइज करने की जो है बजाय बाहर से, ये तो आपने बजा फरमाया सर, मैं हर चीज मान लेती हूँ। ये 810 अरब के कर्जों का तो बता दें कि क्या ये अवामी मंसूबों के लिए लिए गए हैं कि क्या सीन है? मैं तो कह रहा हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ने जो सबसे पहले ये लिए हैं कर्जे, जिस वक्त हमने छोड़ा है उस कर्जे को उठा के देखें, और इस वक्त जो इन्होंने ले लिया है, आप इसका बिल फेडरल गवर्नमेंट पे फाड़ रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि मैं नहीं, आपके KPK गवर्नमेंट के जो कर्जे बढ़े हैं, नहीं सर, आप ये चाह रहे हैं जो KPK गवर्नमेंट के कर्जे बढ़े हैं उसका जवाब मैं नून लीग से लूं, उनसे पूछूं इस बारे में? उसका जवाब नून लीग से ना लें। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि आप 5 अरब पे आपको वो एक, आप कह रही हैं कि बहुत बड़ा एक, भाई कहाँ गया वो 5 अरब रुपया? जब फेडरल गवर्नमेंट उनके जो पड़े हुए हैं सालाना फंड्स, उनको रोक के रखेगी, वो फंड्स रिलीज नहीं करेगी, तो उसके लिए जहां से भी उनको विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ
वो फाइन जहां सर, से फंड्स जनरेट करने हो पड़ेंगे गया, वो करेंगे। अब आप मेरा जनरेट सिर्फ कर लिए ना। एक सवाल। नहीं नहीं जी खान साहब, नहीं, जनरेट कर लिए मैं फंड्स आपको आपने। क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना सा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जितने कर्जे इन्होंने बाहर से उठाए हैं, आप तो 5 अरब की वहां पे बात कर रही है ना, पंजाब में 10 खरब रुपए का जो है वो ऑडिटर जनरल ने वो ऑब्जेक्शन लगाई हुई है कि उसका कोई पता नहीं है कि किधर गया है। ठीक आपका है सर, मैं ये दस कैलकुलेटर जो है दस उसको खरब तो का आपका, भागना चाहिए आप 10 खरब का पे, आपका ना कि क्लेम 5 है, अरब पे। आप ये 10 खरब का फिगर उठा रहे हैं, इसका जवाब मैं संदेला साहब से ले लेती हूँ। लेकिन सर जी आपका जी जो जी हर महीने 5 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है और टोटल 33.5 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, और मजमूई तौर पर अगर मैं बात करूं तो 810 अरब के कर्जे लिए, जैसे भी आपने फंड्स जनरेट किए, आई गॉट इट, आपने जनरेट कर लिए फंड्स, आपको विफाक ने किसी ने कुछ नहीं दिया तो आपने खुद से फंड्स जनरेट कर लिए। अब ये जो कर्जे लिए ये लगे कहाँ, ये फंड्स आपको चाहिए किस लिए? क्योंकि केपीके में तो ऐसी कोई हमें चीज नजर नहीं आ रही ना। देखिए केपीके में क्यों नहीं नजर आ रही, गवर्नमेंट चल रही है केपीके की, वहां पे डेवलपमेंट के काम भी हो रहे हैं, सारा कुछ मकसद है कि ट्रांसपेरेंसी के तहत हो रहे हैं ना। अगर इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी है तो फेडरल गवर्नमेंट किस लिए बैठी हुई है? फेडरल गवर्नमेंट उसका ऑडिट कर सकती है, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट का उन्होंने ऑडिट करके कोई बताया मोटे कि मोटे 10 खरब कोई का जो कोई है मोटे वो मोटे इस मंसूबों के नाम भी बता दीजिए, 2-4 ऑडिट मंसूबों के करा नाम करके। बता दीजिए कि इन मंसूबों के लिए कर्जे लिए गए सर, बात ही खत्म हो जाएगी। देखिए ऑफ हैंड मेरे पास इस वक्त कोई सच ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद नहीं है कि मैं आपको दे सकूं। ये आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ही, खैबर पख्तूनख्वा से ही इस पे सवाल कर सकती हैं। मैं तो आपके एक जनरल आउटलुक पे बात कर रहा हूँ आपके साथ, जिसका कि मेरे पास नॉलेज भी है, जिसको मैं सेकंड करने के लिए भी तैयार हूँ। तो ठीक है। अब देखें, जहां पे मुल्क के 47% या 46% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हो, और वहां पे आप पूरी पीआईए 10 अरब में बेच प्यारा खरीद ले, तो फिर ऐसे मुल्क नहीं चला करते। देखें, पाकिस्तान सबका है और पाकिस्तान के लिए काम तो करना चाहिए, बिल्कुल और बिल्कुल सही अकाउंटेबिलिटी कह रहे जो हैं हो सर, तो ऐसे सबकी मुल्क होनी नहीं चला चाहिए। करते तो ऐसे सूबे भी नहीं चला करते कि 810 अरब का कर्जा हो और पता नहीं कि जी क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। परवेज संदेला साहब, हाँ जी, आपसे आपसे जवाब लेना चाहती हूँ, कर्जों का बताएं, क्यों इतने कर्जे लिए? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। देखें, कर्जे इसलिए लिए गए हैं केपीके में क्योंकि इनके माशाल्लाह जो लोग इलेक्ट होके आए हैं ना, वो सारे कोई मोबाइल बेचने वाला था, कोई गोश्त बेचने वाला था, कोई और कुछ बेचने वाला था, तो उनके घर पक्के बनने थे, उनके कारोबार बिजनेस होने थे उनके। अब देखें ना, ये सारी उम्र दूसरों पे इल्जाम लगाते रहे। असद कैसर साहब इनकी स्पीकर के असेंबली रहे हैं, पहले सूबाई असेंबली के, फिर कौमी असेंबली के। आपको पता है इंग्लैंड में वो 3-3 किस्म के पिज़्ज़े पिज़्ज़े हट खोल कर बैठे हुए हैं, 4-4 किस्म की फ्रेंचाइज चला रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन स्कूलों के बाद। इसलिए कर्जे लिए गए थे। ये पंजाब, अब देखें इनको इस सवाल इनके इनके पास बताने के लिए एक मनसूबा नहीं है। यही सवाल परवेज संधीले से करें कि वो जो पंजाब का कह रहे हैं कि 10 खरब 10 का खरब 550 अरब का बजट पूरे साल का है, और ये 10 खरब का जो हेरा फेरियां बता रहे हैं। अब अंदाजा करें इनको, ये पता है, ये वही है जो इमरान खान साहब और मुराद सईद साहब कहा करते थे कि इतने अरब जाएगी और इतने अरब आएगी। मैं आपको बता देता हूं, आप जाएं पंजाब में आप जाएं, आपको मतलब कि पूरे पूरे नए 0 मीटर अस्पताल एक साल में बने नजर आएंगे। लाहौर में आपको नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बनता नजर आए, बना हुआ नजर आएगा। आप सरगोदा चले जाए, वहां पे आपको पूरे का पूरा जो है वो हॉस्पिटल बना नजर आएगा, कार्डियोलॉजी। लाहौर में कैंसर हॉस्पिटल, आपको लाहौर में फिर जना जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी नजर आ जाएगा। आप मुल्तान चले जाए, वहां पे नजर आ जाएगा। आपको पूरे पंजाब में 150 मरियम नवाज 0 मीटर क्लिनिक बने नजर आएंगे। आपको हजारों की तादाद में नए स्कूल बने आएंगे। आपको इसी तरह 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी नजर आएंगी। आपको लोकल सड़कें जो एक गांव से गांव दूसरे गांव जा रही हैं वो आपको बनी नजर आएगी। कच्ची सड़कें नजर आएगी। 1.5 लाख की फौज नजर आएगी जो पूरे पंजाब को सुबह से लेकर शाम तक करेगी। मंसूबे आप मुझसे पूछते, जब 184 मंसूबे हैं, मुझे अगर इजाजत है मैं अपना बैग खोलूं, मेरे पास पीडीएफ फाइल है, मैं ऊपर से लेकर नीचे पढ़ के सुना देता हूं आपको। 184 मंसूबे लेके चल रही है मरियम नवाज, और बजट कितना है हमारा? 550 अरब, उसमें लेके चल रहे हैं। हमने कौन सा तो कर्जा 10 ले लिया खरब है? कहाँ से आ हमने गया? कहां से ले लिया? अरब और खरब। मुझे एक लम्हे के जी लिए जी जी एक सर। बड़ा सैलाब आया। उस सैलाब में कहा गया कि आप कर्जे ले बाहर जाएं, फंड जनरेट करें, तो मरियम नवाज ने कहा कि अपने सूबे को, अपना मेरा जो पैसा है जो इस सूबे को मिलता है उसी से फंड वाले लोगों, सैलाब वाले लोगों की मदद करेंगी। उनको उनकी फसलों के पैसे दिए गए, उनको घर बनाने के पैसे दिए गए,
और 100% लोग जिनके घर जो है बह गए थे उनको पैसे पेड कर देंगे, अपने घर नहीं बनाए। देखिए, जिन्होंने काम करना होता है उनके पास बहाने कोई नहीं होते, उनके पास लिस्टें पड़ी होती हैं। वो ये जवाब नहीं देते कि मेरे पास अभी कोई एक भी मंसूबा बताने के लिए नहीं है। ये बड़ी सादी सी बात है। राइट। तैमूर तालपुर साहब, आप भी जरा सिंध हुकूमत के मोटे मोटे मंसूबे बता दीजिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपको जितने मैं समझता हूँ तरक्की पिछले 8-10 साल में हुई है वो तो एग्जाम्पलरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम सड़कों का जो मंसूबा है पूरी दुनिया उसको ढूंढ जा रही है, जो कभी किसी जमाने में कोई मानने को तैयार नहीं था कि सिंध हुकूमत इतना बड़ा मंसूबा कर सकेगी। तो आज हम कोयला भी बना रहे हैं और कोयला बेच भी रहे हैं बड़ी अच्छी कीमतों में। आपने कराची में जितने भी मैं समझता हूँ आपने अंडर पासेस देखे होंगे या फ्लाईओवर्स देखे हैं, सारी ही सिंध हुकूमत की ही कारनामे और कारकर्दगी ही अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि आज पूरे मुल्क के जो लोग हैं वो अपना इलाज कराने के लिए ये आ रहे हैं, इसलिए जो कराची में उनको वेलकम किया जा रहा है। ये देख लिया आपने इब्राहिम खान साहब कि आपके जो दोनों कॉलीग्स हैं वो तो खुलेआम बता रहे हैं, उनके तो फिंगर टिप्स पे हैं कि उनकी गवर्नमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रही है। उन्होंने तो मुझे ये नहीं कहा कि आप सूबे से किसी शख्स को बुलाइए मुल्तान और वो जवाब देंगे। मुल्तान जी का सर। जो कार्डियोलॉजी है हमारे दौर में बना था 2002 के टेन्योर में। परवेज इलाही साहब ने, उसका नाम भी परवेज इलाही कार्डियोलॉजी का नाम है, उसको भी ये क्लेम किए जा रहे हैं। जो मर्जी, बेशक देखिए क्लेमों से कुछ नहीं बनता। पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान के लिए लोगों के कुछ करें। लोगों की आप देखें अक्सरियत जो है वो एक वक्त की रोटी है, दूसरे वक्त की रोटी नहीं है। उसके लिए ये करके दिखाएं। ये ज़बानी कलामी या टीवी पे बैठ के बातें करने से जो है ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल है उसके सॉलिड जो है सॉल्यूशंस का, और वो सॉलिड सबको परफॉर्म करना चाहिए, इनको तो करना चाहिए परफॉर्म। लेकिन इब्राहिम खान साहब, सेम लॉजिक आप पर भी लागू होती है ना। केपीके में आप लोग की हुकूमत है तो आपने भी तो परफॉर्म करना। अवाम को अल्लाह के आसरे आप लोगों ने छोड़ा हुआ है। केपीके की हुकूमत तो अपेरेंटली अवाम के लिए अभी तक कुछ नहीं कर रही है। एनीवेज, ये लंबी डिस्कशन है, ये चलती रहेगी तब तक जब तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी परफॉर्म नहीं करती। आप लोगों से फिर मुलाकात करेंगे। मेहमानों का आज के लिए शुक्रिया।